हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं, यानी कि पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये 11th क्लास है, इससे पहले 10th क्लासेस हो चुकी हैं। उन सभी के जो वीडियोस हैं वो आपको फोल्डर्स में मिल जाएंगे और ये फ़ोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट का फ़ोल्डर चेक कर लीजिए। पीवाईक्यू के नाम से, यूपी पीजीटी पीवाईक्यू के नाम से मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्या कहा जाएगा? कुछ यात्री हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और इन यात्रियों को हम क्या कहेंगे? एक संस्था कहेंगे, समुदाय कहेंगे, समिति कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ना तो संस्था के अंतर्गत आएगा, ना ही समिति और ना ही समुदाय के अंतर्गत। व्यक्तियों का कुछ संकलन जो कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे हैं या फिर बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बताया गया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों का जो समूह होता है या ऐसे व्यक्तियों का जो संकलन होता है वो अर्ध समूह या आभासी समूह कहा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने अर्ध समूह और या फिर आभासी समूह की अवधारणा दी थी। तो याद रखिएगा, अर्ध समूह पूछा जाए या आभासी समूह पूछा जाए, किसका है अवधारणा, किसकी है अवधारणा? तो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर की है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताया गया था कि ऐसे समूह में क्या होता है, निश्चित संगठन का संरचना का क्या होता है, अभाव होता है। निश्चित संगठन संरचना का अभाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? तो वो कोले की है। उसमें प्राइमरी ग्रुप ऐड हो गया है, ये याद रखिएगा। प्राइमरी ग्रुप जहाँ पर ऐड हुआ है वहाँ पर वो कूले का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति कहा जा सकता है? ऑप्शंस हैं 342, 343, 344 या फिर 345। कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सेकंड का राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 342। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? गरीबी की संस्कृति, आर.एच. लोवी, ऑस्कर लेविस, जॉन ड्रेक्स या फिर गुनाह मिर्डॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गरीबी की संस्कृति। तो ये जो अवधारणा है वो ऑस्कर लेविस की है। ठीक है, ऑस्कर लेविस की ये अवधारणा है, और ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको के जो परिवार थे उनका अध्ययन किया था। मैक्सिको के परिवार का अध्ययन करके ये जो कॉन्सेप्ट है गरीबी की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति, ये अवधारणा दी हुई थी। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर जो स्लम है उनका अध्ययन किया था और ये देखा था कि वहाँ के जो लोग हैं वो गरीबी को एक तरीके से एंजॉय करते हैं, यानी कि जिस भी परिस्थिति में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गरीबी की स्थिति है उसमें जो जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं वो उसमें ही खुश हैं, और उस परिस्थिति से वो बाहर आने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, कोई कोशिश नहीं करते हैं, उसमें ही वो खुश हैं, उसी में वो ऐसे रहते हैं। इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? गरीबी की संस्कृति बोल दिया। इसके अलावा ऑस्कर लेविस ने यूपी के रामपुर गांव पर अध्ययन भी किया था। याद रखिएगा, यूपी के रामपुर गांव पर अध्ययन किसका है?
ऑस्कर लेविस का है और इन्होंने जजमानी व्यवस्था का भी अध्ययन किया था। जजमानी व्यवस्था के बारे में कई बार इनका बताया गया है कि इनके क्या विचार रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, ये गरीब है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है गुरनाम मिर्डॉल, ऑस्कर लेविस, फैनन, हर्बर्ट जे गेंस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में या फिर जनता में? क्या होगा यहाँ पर? फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? भीड़ होगा। ठीक है, क्या होगा? भीड़ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम भीड़ किसे कहते हैं? ठीक है, व्यक्तियों का एकीकरण या व्यक्तियों का कहीं पर जमावड़ा या एकत्रीकरण, जिसमें कि उन व्यक्तियों का जो ध्यान होता है वो किसी एक समान केंद्र बिंदु पर होता है, कोई एक कॉमन है। ठीक है, जिसमें सभी का ध्यान, जितने भी लोग हैं सभी का ध्यान एक केंद्र बिंदु पर है। कोई या फिर ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, वहाँ पर भीड़ लग जाती है, लोग जिसका हुआ है उसी पर ध्यान रहता है सभी का कि वो उसका लोग क्या कर रहे हैं या उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, ये लड़ाई झगड़ा होने लगता है कहीं कहीं पर, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, देखने लगते हैं क्या हो रहा है। सेमिनार में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर ध्यान है लोगों का, तो उसे हम भीड़ कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? एमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, वेबर, मैक्स वेबर या फिर माइकल फूको? क्या होगा यहाँ पर? सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूको। और फूको आता है तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स आ जाती हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, एक बुक का नाम है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, एक बुक का नाम क्या है? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। फिर एक आती है बुक द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फिर है एक डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट है। और इसके अलावा ये फूको जो है वो उत्तर आधुनिकतावादी के साथ साथ उत्तर संरचनावादी भी कहलाते हैं। फूको उत्तर आधुनिकतावादी के साथ साथ उत्तर संरचनावादी भी ये कहलाते हैं, तो ये याद रखिएगा फूको का। और फूको का आपको प्लेलिस्ट में, जब चैनल का प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा जिसमें कि फूको, देरिदा, एंथनी गिडेंस, कॉल मैनहीम, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। न केवल इनके अलावा हम फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, जिसमें कि पार्सन्स, मर्टन, मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी-स्ट्रॉस, नाडेल, इन सभी के जो कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, जो थियरीज रही हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस बातें रही हैं वो वहाँ पर बताई गई हैं। और इसके अलावा जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। तो इन लोगों का फोल्डर मिल जाएगा, सबका अलग अलग बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है, बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, उद्योग का स्वचालन, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं की जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। क्या हो जाएगा ये? और बुर्जुआकरण क्या है ये आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुर्जुआकरण किसे कहा जाता है, और बताइएगा ज़रूर, इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पर लाइव चैट में ना बताइएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह ऑप्शंस हैं। महुआ में ज्वाइंट फैमिली का जो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता थी उसका अध्ययन किसका रहा है उस पर?
आज आप लोगों के लिए ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे काम से बाहर जाना है 2-3 दिन के लिए, तो उसमें टाइपिंग ही हो पाई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, 30 क्वेश्चन ही हुए हैं और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए टाइम भी नहीं मिला फैक्ट्स के लिए बताने के लिए। तो मंडे से जो क्लासेस होंगे उसमें कुछ ज़्यादा ही फैक्ट्स आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हालांकि वीडियोस आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर होंगी, ठीक है। फ्राइडे को मुझे जाना है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन के लिए। पहले तो सोच रहे थे कि क्लास ना ले, फिर लेकिन चूँकि टाइपिंग हो रही है इधर कर ली गई है, तो आप लोगों के लिए क्लासेस होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8th का आईपी देसाई हो जाएगा, ठीक है। आईपी देसाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का महुआ गांव था जिस पर इनका अध्ययन रहा है। गुजरात के महुआ गांव पर इन्होंने ज्वाइंट फैमिली पर अध्ययन किया था और इनका ये कहना था, इन्होंने वहाँ पर महुआ में ये देखा, जो महुआ गांव था उसमें ये देखा कि जो 61% है, ठीक है, जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, जो नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवार जिसे हम कहते हैं उसका प्रतिशत कितना है, 61% है। और बाकी इन्होंने पाया कि जो 39% है वो ज्वाइंट फैमिली का है। और इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, लोग अलग अलग जो रहते हैं, ये संरचनात्मक रूप से तो एकाकी परिवार है, इन्हें हम कहा जा सकता है, लेकिन फंक्शनल रूप से हम ज्वाइंट फैमिली इस आधार पर कह सकते हैं कि कुछ कार्य है या किसी को जब ज़रूरत पड़ती है या कोई धार्मिक पूजा या कर्मकांड या कुछ भी होता है, गतिविधियाँ होती हैं कुछ ऐसी, तो सभी मेंबर्स क्या हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि संरचनात्मक रूप से तो ये एकाकी है, पर प्रकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये संयुक्त परिवार है। तो यह आईपी देसाई का अध्ययन रहा है महुआ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई 1950, 1951, 1955, 1961। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या हो जाएगा 9th क्लास का, 9th क्वेश्चन का। बताइए। क्या होगा यहाँ पर राइट, 1961। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है, 18, 19, 20, 21। बताइए चलिए, कितनी एज है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको शारदा एक्ट कब आया था, उसका वर्ष बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी, दहेज प्रथा। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी, दहेज प्रथा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बाल विवाह हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था, नायरों में, ब्राह्मणों में, एजवाहा में या फिर नयोरों में। बताइए। 12th का यहाँ पर क्या होगा एजहावा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। क्या हो जाएगा यहाँ पर परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आरक्षण विरोधी हो जाएगा, आरक्षण विरोधी आंदोलन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
मैचिंग है, बुक्स दी गई हुई है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए, देखिए और बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। 15th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स हो जाएगी स्पेंसर की, द होली फैमिली किसकी हो जाएगी, कार्ल मार्क्स की, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी हो जाएगी दुर्खेम की, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी मैक्स वेबर की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है या सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। ऑप्शंस है मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉबहाउस, वीरकांत। बताइए। 16th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कॉर्नेजो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर इलीट की अवधारणा किसने दी है? पावर इलीट की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किसका रहा है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन ऑप्शंस हैं। पावर इलीट का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C.W. मिल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर इलीट का इनका कॉन्सेप्ट है, दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक तो द पावर इलीट्स के नाम से है, सेकंड है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये हो जाएगी इनकी दो बुक। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशियोमेट्री की विधि उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, J.L. मोरेनो, वेबर, लिपसेट। सोशियोमेट्री, इस मेथड का यूज़ करने वाले, उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, J.L. मोरेनो, वेबर, लिपसेट। ये क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? J.L. मोरेनो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, किसने कहा है? R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, ये किसका कहना है? बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका कहना है? D.P. मुखर्जी का। ठीक है, D.P. मुखर्जी का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और D.P. मुखर्जी की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो एक बुक है इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, ये एक बुक है। फिर नेक्स्ट जो बुक है सेकेंड नंबर की, वो है मॉडर्न इंडियन कल्चर। मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये एक बुक है। फिर इसके अलावा एक बुक आती है इनकी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। ठीक है, इसके अलावा एक डाइवर्सिटीज़। ठीक है, डाइवर्सिटीज़ एक बुक है इनकी। फिर एक बुक आती है व्यू एंड काउंटर व्यू। व्यू एंड काउंटर व्यू। ठीक है, तो ये कुछ इनकी बुक्स थी D.P. मुखर्जी की। इसके अलावा इन्होंने परंपराओं के 3 प्रकार बताए थे, प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा। ठीक है, और समाजशास्त्र को क्या कहा था कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र को इन्होंने कहा था परंपराओं का अध्ययन करता है ये।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था 10 जनवरी 1992 को, 13 जनवरी 1992 को, 17 जनवरी 1992 को, 23 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन। क्या होगा यहाँ पर? तेरह जनवरी 1992 को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? एंथनी गिडेंस, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट पार्सन्स, सोसरे। संरचनाकरण स्ट्रक्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका रहा है? जिसने वीडियोस देखी होंगी, डेरेरा, कॉलमैनहीम, शुट्स, हर्सल, गिडेंस, वहाँ पर बताया गया है और उसको पता होगा। स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? एंथनी गिडेंस का रहा है। एंथनी गिडेंस ने दिया हुआ है ये अवधारणा, ठीक है, इनकी अवधारणा है ये, एंथनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने संरचनाकरण की अवधारणा के जरिए ही संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किया था, संरचना को समझाने की कोशिश की थी अपने इस कॉन्सेप्ट के जरिए। और इनका ये कहना था कि व्यक्ति की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है, व्यवहार करता है, ये सभी क्रियाएं, व्यवहार, गतिविधियाँ सोशल वर्ड, जिसे हम कह सकते हैं सोसाइटी, या हम कह सकते हैं जो सोशल वर्ड है, जो सामाजिक विश्व है, उसका निर्माण करती हैं। और न केवल व्यक्ति की ये जो गतिविधियाँ, व्यवहार, क्रियाएँ हैं, ये सामाजिक विश्व का निर्माण करती हैं, बल्कि ये जो विश्व का इन्होंने सामाजिक विश्व का निर्माण किया है व्यक्ति ने, ये जो सामाजिक विश्व है या समाज है, यही आगे जाकर व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं या व्यक्तियों का जो व्यवहार है उसको निर्धारित भी करता है, ठीक है, कि व्यक्ति कैसा व्यवहार आगे जाकर करेगा। तो संरचनाएं व्यक्ति की क्रियाओं को निर्धारित भी करती हैं। व्यक्ति ने इनका निर्माण किया है सामाजिक संरचनाओं का, या हम सामाजिक विश्व कह लें, इनका निर्माण व्यक्तियों ने किया है। व्यक्तियों की जो गतिविधि क्रियाएं होती हैं उनका निर्माण, वही क्रियाएं, गतिविधियां, उनसे ही निर्मित हुई है संरचना, सामाजिक संरचना। और ये सामाजिक संरचना ही आगे जाकर व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं उनको निर्धारित भी करती हैं। और इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी है एक बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सेकेंड है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ये एक बुक है। फिर एक बुक आती है इनकी द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज़, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज़, ये इनकी बुक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर ने, श्री ज्योतिबा फुले ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? श्री ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है? क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजी का अभाव, जातिवाद। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है? क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजी का अभाव, या फिर जातिवाद। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 23 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पूंजी का अभाव होगा। पूंजी का अभाव, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जादू विज्ञान की दोगली बहन है या किसने कहा है? फ्रेजर, मेरिट, टाइलर, मैक्स मूलर। बताइए, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, ये किसका कहना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेजर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो धर्म की उत्पत्ति बताई थी वो जादू टोने को बताई थी,
कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोने से हुई है, या धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है या धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था रही है वो जादू टोना ही रही है। और टोटेमवाद को धर्म की प्रारंभिक अवस्था किसने बताया था? दुर्खिम ने बताया था। यहाँ पर धर्म की जो उत्पत्ति है वो जादू टोने से, या धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है वो जादू टोने को बताया है, फ्रेजर ने बताया है। और जादू को इन्होंने आभासी विज्ञान या आभासी कला भी कहा है, ये याद रखिएगा फ्रेजर ने, ठीक है। और जादू को विज्ञान की दोगली बहन या अवैध बहन कहने वाले कौन है? फ्रेजर ही हैं। जादू के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने, अनुकरणात्मक और संक्रामक जादू, ठीक है। तो ये टाइप भी मैजिक के याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी भी बातें आप लोगों को बताई गई ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, एम.एन. श्रीनिवास, डेनियल थार्नर। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेनियल थार्नर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है, एक मौलिक तर्क बुद्धि परकता उपस्थित रहती है, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जादू के बारे में फ्रेजर का यही कहना था कि समान क्रिया के समान परिणाम मिलते हैं, ठीक है। समान कारण से समान जो कार्य कहते हैं, मतलब कि जो समान क्रिया होती है, जैसे कि आप लोगों ने मैजिक में सुना होगा जादू में कि बहुत लोग नींबू में सुई चुभोते हैं, और ऐसा उनका मानना होता है कि पिन या सुई चुभोने से ये जो क्रिया विधि की जा रही है जिस व्यक्ति के लिए, उसको पीड़ा पहुँचेगी सेम, ठीक है। तो यहीं पर फ्रेजर भी ने इनको कहा था कि जो समान कार्य होते हैं या क्रिया होती है उसे समान परिणाम निकलते हैं या मिलते हैं, ठीक है। समानता का नियम भी जैसे इन्होंने कहा था कि जादू से संबंधित समानता के नियम की बात किसने की है? तो वो फ्रेजर ने ही की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक, औद्योगिक श्रमिक। दुर्बल वर्ग नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? लघु सीमांत कृषक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। अंधविश्वास हम किसे कहेंगे? तो घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध ना हो। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी के द्वारा, किसी विधवा के द्वारा, उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। व्हाइट कॉलर क्राइम हम किसे कहेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट किसका रहा है? सदरलैंड का रहा है, जिसे सफेद पोश अपराध कहा जाता है। तो उसमें उच्च पद पर जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो गैर कानूनी कार्य किया जाता है लाभ को प्राप्त करने हेतु, तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं या गतिविधियां होती हैं वो श्वेतवसन अपराध की श्रेणी में आती हैं। तो उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा ये अपराध किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने अपराधी के 2 प्रकार भी बताए थे, एक तो सामान्य जो अपराधी होते हैं वो, और दूसरे गंभीर अपराधी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण का तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी रही है? एम.एन. श्रीनिवास की रही है। संस्कृतिकरण में मतलब कोई निम्न जाति या फिर कोई निम्न जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की जो लाइफस्टाइल होती है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो
धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, ठीक है, उन्हीं सभी का अनुकरण करती है इस विश्वास के साथ। और ये जो अनुकरण होता है वो कुछ समय के लिए नहीं होता है, बल्कि कुछ पीढ़ियों तक चलता है। और ये मान्यता, मतलब कि ये सोच के साथ वो करते हैं कि उनका जो जाति स्थान है, जाति पदक्रम में जो उनका स्थान मिला हुआ है, वो पहले से क्या होगा, बेहतर हो सकेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा, ये स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है, याद रखिएगा, ये स्थिति में परिवर्तन की बात करती है। और मैसूर के कुर्ग जाति का अध्ययन करके इन्होंने अध्ययन किया था, और इसका कॉन्सेप्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरी डिटेलिंग में वहाँ पर बताया गया है। एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं करके फोल्डर मिला है, जिसमें संस्कृताइजेशन के साथ यानी संस्कृतिकरण के साथ साथ डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रबुद्ध जाति की अवधारणा को भी कंप्लीट कराया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।